क्लास 12 विषय हिंदी, गद्य का जो पाठ है तिरिच, इसके लेखक हैं उदय प्रकाश जी। यही पाठ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसका सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, फिर 2 अंक वाले ऐसे प्रश्न को देखेंगे जो आपके किताब में नहीं है और परीक्षा में पूछता है, वैसे प्रश्नों को देखेंगे। फिर हम लोग अभ्यास पे आएंगे, जो अभ्यास के प्रश्न है उसको देखेंगे, और लास्ट में उसका हो सकता है तो उसका सारांश भी हम लोग समझ लेंगे अगर नहीं समझ में आए तो। ठीक है, तो पहला प्रश्न है उदय प्रकाश जी का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर बताइए, कितना कब हुआ था? 1 जनवरी 1952 को। सुनो कारीगर, अबूतर कबूतर, रात में हारमोनियम उदय प्रकाश जी की कृतियां हैं। ये कैसी कृतियां हैं? कविता संग्रह है कि नाटक संग्रह है कि एकांकी संग्रह है कि निबंध संग्रह है? तो इसका इस सब जो है ना कविता संग्रह है, मतलब कि सुनो कारीगर, अबूतर कबूतर, ये सब क्या है? कविता संग्रह है, कविता का संग्रह है। लेखक लिखते हैं ना, तो कविता निबंध सब कुछ लिखते हैं, तो कविताओं का जो संग्रह है उस सब किताब का नाम यही सब है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है तिरिच लेख का संबंध किन से है? लेखक के पिताजी से, लेखक के मित्र से, लेखक के बेटे से, लेखक की पत्नी से? तो इसका आंसर होगा लेखक के पिताजी से, क्योंकि तिरिच नाम का एक जीव है जो छिपकली प्रजाति का है और वह लेखक के पिताजी को काटता है। किसको काटता है? लेखक के पिताजी को, और उसी से उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा आपको पढ़ने से लगेगा, परंतु ऐसा है नहीं। ठीक है, आपको बताएंगे कि एक्चुअली में कि तिरिच नाम का कोई चीज़ था ही नहीं, बाद में बताएंगे, पहले अभी समझिए। नहीं बताएंगे उसको। उदय प्रकाश जी किस पत्रिका के सहायक संपादक थे? तो दिल्ली में एक पत्रिका थी जिसका नाम था संडे मेल। ठीक है, संडे मेल कविता के माने सहायक संपादक थे। ठीक है, तो लोग कहला ही है, तो दिवाली ना, चलो लड़की सब कहला है, ये दिवाली है, ठेकुआ का पका रही होगी, बैठ वहाँ बैठ जाओ, जगह है, ठेकुआ पकाना है, कपड़ा लता इसी। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भारतीय भाषा विज्ञान में उदय प्रकाश जी ने क्या किया? तो उदय प्रकाश जी अध्यापन कराए, मतलब कि प्रोफेसर बने। ठीक है। अगला प्रश्न है दरियाई घोड़ा, तिरिच, पीली छतरी वाली लड़की किनकी कृतियां हैं? तो ये जो किताबों का नाम बताएं आपको, दरियाई घोड़ा, तिरिच, पीली छतरी वाली लड़की, ये सभी उदय प्रकाश जी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है उदय प्रकाश जी का जन्म डैश अनुपमपुर मध्य प्रदेश में हुआ था? तो सीतापुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? सीतापुर में। अगला प्रश्न है उदय प्रकाश जी के पिताजी का नाम क्या था? तो उदय प्रकाश जी के पिताजी का नाम था प्रेम सिंह, प्रेम कुमार सिंह। उदय प्रकाश जी के माताजी कौन थी? तो इनके माताजी का नाम है गंगा देवी। उदय प्रकाश जी का जो जन्म है वो 1 जनवरी कब हुआ था? 1952 को हुआ था। तिरिच के लेखक कौन है? उदय प्रकाश जी है। तिरिच को एक बार डैश था तो देखा था, मैंने देखा था। लेखक कहते हैं तिरिच को मैंने एक बार देखा था। कितनी बार देखा था? एक बार। चलिए, अब है पाठ के सारांश, मतलब तिरिच जो पाठ आप पढ़ने जाते हैं तो सारांश को समझ लीजिए ताकि आपको पाठ समझ में आ जाएगा। इसके बाद में आराम से 2 नंबर वाला प्रश्न, 5 नंबर वाला प्रश्न कोई भी बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम सारांश को ही फोकस कर रहे हैं। ठीक है, सारांश क्या? देखिए, पहली नंबर बात तो ये समझ लीजिए तिरिच जो कहानी है जैसी दिखती है वैसी है नहीं। पहली नंबर बात, लेखक जैसे लिखे हुए हैं वैसे अगर आप समझिएगा तो शायद आपको ये पाठ समझ में नहीं आए, क्योंकि जो लेखक लिखे हुए हैं बड़ी उत्तम क्वालिटी के शब्दों का इस्तेमाल किए हुए हैं, और वे शब्द, वे बातों का ताना बाना आप उसमें उलझ के रह जाइएगा और आपका मेन निचोड़ समझ में नहीं आएगा, आपको बहुत ही डिफिकल्ट होगा समझना। बट यहाँ पे हम आपको एकदम सिंपल तरीका से समझाने की कोशिश करेंगे और उसका जो मेन बात है उस पर फोकस ज़्यादा करेंगे। देखिए, पहले हम कहानी आपको लाइन बाय लाइन करके पढ़ के समझाते हैं इसका सारांश क्या होगा। तिरिच कहानी का जो कहानीकार है, ये लेखक जो है लेखक के पिता से जुड़ा हुआ। लेखक का नाम क्या है? उदय प्रकाश जी। इनके जो पिता का नाम है, पिता का नाम क्या है? प्रेम कुमार सिंह। वो अपने पिता के बारे में ये कहानी लिखे हुए हैं। पहली नंबर बात, इसका संबंध लेखक के सपने से भी है, और इसमें सिर्फ पिता से संबंधित नहीं है, लेखक के सपने आते हैं कुछ, उस सपनों का जोड़कर और लेखक के पिता के बारे में जोड़कर तब ये कहानी लिखी गई है। ठीक है, 2 बातें हो गई, 2 ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे इससे। इसके अतिरिक्त कहानी में शहर के प्रति जन्मजात भय होता है, उसकी विवेचना भी इस कहानी में की गई है।
शहर जो देखने में और सुनने में बहुत ही खूबसूरत लगता है, एक्चुअली उतना खूबसूरत होता नहीं है और उतना अच्छा जगह भी नहीं होता है। कितना खतरनाक होता है शहर, यह इस पाठ को पढ़ने पे आपको समझ में आ जाएगा कि एक शहर जो होता है, शहर के लोग होते हैं, वहाँ की जो मानसिकता होती है कितनी खतरनाक और कितनी भयावह होती है, कितना अमानवीय होता है, ये सब आपको देखने को मिलेगा इसमें। इसकी विवेचना भी इस कहानी में की गई है। गांव एवं शहर की जो जीवन शैली है, इसका तुलनात्मक अध्ययन इसमें सफलतापूर्वक किया गया कि एक गांव का जीवन शैली, रहना खाना पीना, और एक शहर की रहना खाना पीना कितना अंतर होता है, इसका भी वर्णन इसमें किया गया है। गांव की सादगी एवं शहर की कृत्रिम आचरण में क्या प्रतिबिंब होता है, उसका क्या दिखाई देता है, वो दिखाया गया। गांव में किस प्रकार से लोग सादे जीवन को व्यतीत करते हैं और शहर में किस प्रकार से लोग अपना एक नया प्रतिबिंब, कृत्रिम रूप, मतलब डेकोरेटेड रूप को लाते हैं। मतलब कि डेकोरेटेड मतलब कृत्रिम, मतलब क्या, बनावटी चेहरा को लाके पेश करते हैं शहर में। देखते लगेंगे कि अपनापन में है, परंतु अंदर से अंदर उखाया जाता है इंसान को। लेखक के पिताजी जो 55 साल के वयोवृद्ध व्यक्ति हैं, मतलब 55 साल के, न तो साफ बूढ़े हैं न साफ जवान हैं, वयोवृद्ध हैं, मतलब वृद्ध की अवस्था में आ चुके हैं। ठीक है। उनकी विशिष्ट जीवन शैली है। उनकी जीवन शैली कैसी है, विशिष्ट है। तो बता रहे थे कि लेखक के जो पिताजी है वयोवृद्ध व्यक्ति हैं, उनकी विशिष्ट जीवन शैली है, मतलब जीवन शैली उनका एकदम नॉर्मल है, कोई मतलब अति नहीं है, चरक भड़क वाला दिखावा वाला नहीं है। वे मितभाषी हैं, बड़ा प्रेम पूर्वक बोलते हैं। उनका कम बोलना, मितभाषी कम बोलते हैं और जो बोलते हैं सटीक बोलते हैं। और ऐसे व्यक्ति से बड़ा डर लगता है इंसान को। जो व्यक्ति कम बोलते हैं ना, उससे बड़ा डर लगेगा आपको, क्योंकि जैसे कोई व्यक्ति आ जाएगा आपके पास बैठ जाएगा, कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो आपको डर लगेगा कि कैसे ना आदमी पता नहीं चल रहा है। क्योंकि जब तक आदमी बोलेगा नहीं तब तक उसकी विद्वता का पहचाने नहीं होगा कि वो आदमी कितना मूर्ख है कि विद्वान है। तो कम बोलते हैं तो कम बोलने वाला आदमी से बड़ा आदमी सहमा हुआ रहता है कि पता नहीं क्या सोच रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। उनके मुंह में हमेशा तंबाकू भरा रहता था। एक कारण ये भी है कि वो तंबाकू हमेशा खाते थे, तंबाकू मुंह में रख ले रहते थे, शायद इसलिए कम बोलते थे, पता नहीं। बच्चे उनका आदर करते थे, परंतु उनका कम बोलने की आदत के कारण से सब सहमे रहते थे। सब बच्चा आदर करते थे उनका, परंतु कम बोलते थे ना, तो सब बच्चा सहमा हुआ रहते थे कि कहीं कोई ठीक नहीं है, कब क्या बोल देंगे, डांट देंगे, सहमे हुए रहते थे। और ऐसे भी हेडमास्टर थे। घर की आर्थिक स्थिति संतोषजनक नहीं थी। लेखक के पिताजी ईमानदार थे, कोई एक्स्ट्रा कमाई था नहीं, और टीचर लोगों का वेतन उस समय बहुत ही कम मिलता था, तो उतना से आदमी का भरण पोषण नहीं होता था। समझिए शिक्षक बनना मैंने भिखारी टाइप का ही ज़िंदगी व्यतीत करना था। अब की तरह शिक्षक की तरह नहीं है कि 60,000 70,000 वेतन होता है, 80,000 तो ये हड़ताल पे करते हैं, और 30,000 40,000 वेतन नॉर्मल होता है। मगर उस समय वेतन बहुत ही कम था, बहुत ही गरीब रहता। टीचर मतलब गरीब ना, टीचर जब भी नाम आते थे गरीब। एक दिन शाम को वह टहलने निकले और एक विषैले जंतु तिरिछ ने उन्हें काट लिया। शाम को टहलने निकले और तिरिछ नाम का एक जंतु है जो छिपकली के प्रजाति का है और बहुत ही विषैला है, जो एक बार काट लेगा इंसान को उसका तो वो ऐसा तिरिछ उसको काट लेते हैं। उसका भी सांप की तरह जहरीला एवं प्राणघातक होता है। जहरीला भी है, प्राणघातक मतलब जान भी ले सकते हैं, जानलेवा है। रात में झाड़ फूक एवं इलाज चला। दूसरे दिन सुबह में उन्हें शहर में कचहरी के मुकदमे की तारीख को जाना था। रात भर इलाज उलाज चला, उनका झाड़ फूक चला, जितना भी ओझा भगता है सब झाड़ फूक कर दिया। और सुबह सुबह उनको जाना था कचहरी, मतलब कि कोर्ट में किसी मुकदमे की तारीख पर उनको जाना था, शहर जाना था। गांव से वे शहर के एक ट्रैक्टर पर सवार हो जाते हैं, ट्रैक्टर पर बैठ जाते हैं और जाते हैं, रवाना हो जाते हैं। तिरिछ द्वारा काटे जाने की घटना का वर्णन वो ट्रैक्टर में करते हैं। ट्रैक्टर पर बैठे थे तो उसमें करते हैं, उन्होंने सवार से बैठा हुआ था, वो बताते कि हमको कल तिरिछ काट लिया था। ट्रैक्टर पर सवार सहयात्री जितने भी थे उनमें रामा अवतार ज्योतिषी भी थे, इसके अलावा वैद्य जी भी थे, उसी में शामिल थे। उन्होंने रास्ते में ट्रैक्टर रोक कर उनका उपचार भी किया। ट्रैक्टर रोकवाया, उनका उपचार करके बाप रे तिरिछ काटल होता था, इलाज उलाज कर दीजिए, है ना। धतूरा के बीज पीस के उनको काढ़ा बना के खूब पिला दिए। धतूरा के बीज, हाँ शंकर, हाँ धतूरा का बीज होता है, बहुत खतरनाक होता है, अफीम की तरह उसमें नशा होता है धतूरा के बीज। तो वो घोड़ के उसका काढ़ा बना के पिला दिए कि उसी से वो ठीक होता है। वैद्य जी लोग कहे कि ठीक हो जाता है, उससे होता भी होगा, इलाज उसका होता होगा, ठीक हो जाता होगा। वैद्य जी उस समय डॉक्टर लोग तो ही ना थे, वैद्य जी लोग रहते थे, तो खाली इलाज कर दिए उनका, ठीक है।
ट्रैक्टर आगे बढ़ा, शहर पहुंच गया। लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से उतरकर कचहरी के लिए रवाना हो गए। जैसे जाते थे जा रहे थे। यह समाचार पंडित रमावतार ने गांव में आकर बताया कि क्योंकि वे लेखक के बाबूजी के घर शाम तक नहीं लौटे थे। लेखक के पिताजी कचहरी से शाम तक अभी तक शहर से नहीं लौटे थे। अंदिना में ऐसे लौट आते थे, शाम तक बट नहीं लौटे थे। विभिन्न स्रोतों से उनके विषय में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त, बहुत तरह से जानकारी प्राप्त किया तो उनको जानकारी प्राप्त होने लगा। लेखक पता कर रहे थे। ट्रैक्टर से उतरते समय उनके सिर में चक्कर आ रहा था। आए करेगा ना भाई, धतूरा के बीज जो पिए हुए थे तो चक्कर नहीं आएगा। गांव के मास्टर नंदलाल जो उनके साथ थे, उन्होंने बताया कि वे बीच में स्टेट बैंक की देशबंधु मार्ग स्थित शाखा सर्किट हाउस के निकट थाना के क्रमशः गए। उक्त स्थानों पर आपराधिक प्रवृत्ति तथा असामाजिक तत्व समझ कर काफ़ी पिटाई की गई और वे लहूलुहान हो गए। उनको देखिए, गांव का सब सड़क उनको पता था। सड़क शहर में जाते थे ना, शहर में थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते थे। बूढ़े आदमी हो गए थे, शहर में जाते थे तो एक लेखन गली, एक लेखन रास्ता समझ में नहीं आता था कि किधर जाना है किधर जाना है। थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते थे एक लेखन गली में। किसी से पूछने लगे, अरे धतूरा पिए हुए थे, भांग खा लेते तो धतूरा पिला देते थे, ऐसे नशा में थे वो और गंभीर प्रवृत्ति के आदमी थे और मतलब कि देखने में आतंकवादी टाइप के लग रहे थे। सब गांव के लोग, शहर के लेकर सब उसको मार मार के ठीक कर दिया। जितना भी लुच्चा लफंगा सब आदमी सब था, उसको लग रहा था कि आतंकवादी है, चोर है, तो उचक्का ना डाकू है। यही समझ के उसको दिवालिया समझ के, अपराधी समझ के, को आतंकवादी समझ के उसको खूब पीटा सब आदमी मिलकर। जहाँ गया वहीं पर पिटाई चालू कर दिया उसको। अंत में इतवारी कॉलोनी गए थे। वहाँ उनको कहते हुए सुना गया कि मैं राम स्वार्थ प्रसाद हूँ। वो कह रहे थे अपने बारे में कि मैं राम स्वार्थ प्रसाद हूँ। मैं उनकी कौन सुनता है, कहता था ये पागल है और आतंकवादी भी है, इसको मारो। एक्स स्कूल हेड मास्टर, ये स्कूल का हेड मास्टर हूँ, रिटायर हो चुका हूँ। एंड हेड ऑफ द विलेज, और गाँव का मुखिया भी हूँ। ग्राम बकेली गाँव का मैं मुखिया भी रहा हूँ। मगर उसको कोहल है, कोई आदमी सुनता है, सब उसको पागल आतंकवादी समझ के दे देना दो मारता था। हाँ, किंतु वहाँ उन्हें पागल समझकर कॉलोनी के छोटे बड़े जितने लड़के थे उन पर पत्थर बरसा कर इतना मारा कि शरीर से पूरा लहूलुहान कर दिया। घसीटते पीटते लगभग शाम को 6 बजे सिविल लाइसेंस की सड़क पर की पटरियों पर बनी मोचियों की दुकान से एक गणेशवा मोची था जो दुकान के अंदर चले गए थे। हाँ, गणेश मोची उनके बगल के गांव का रहने वाला था। वो पहचान लिया बेचारा। कुछ ही देर बाद उनकी मृत्यु भी हो जाती है। उनका लेखक के पिताजी को सब मार के पत्थर से आतंकवादी समझ के निर्दोष आदमी को, एक सीधा साधा आदमी को मार देते सर। इसके पीछे बहुत सारा कांड होता है। वो बैंक में जाते हैं, बैंक में लोग उसी सब आतंकवादी समझ लेता है उसको कि बैंक लूटने आया है। थाना में ले जाता है, थाना भी पुलिस दिखता था, कहता है कि ये भांग आँख लाल कर ले आतंकवादी है कोनो। वो थाना में कोई बात नहीं सुनता, वो मारता पीटता है सब आदमी उसको। मैंने जहाँ जाता है बेचारा वहाँ पिटाई खाता है वो। मगर उसका कोई गलती ना था। उसका गलती एक ही था कि वो भोला भाला इंसान था। उसको वैद्य जी कहा कि धतूरा का बीज काढ़ा पिला देते हैं, ठीक हो जाएगा, तो पी लिया बेचारा। उसको क्या पता था कि नॉर्मल आदमी, बेचारा सीधा साधा आदमी, गांव का आदमी जो कहा इलाज करने के लिए कर दिया। उसको क्या पता था कि हमारा ये स्थिति होने वाला है। हम किसी से एड्रेस पूछने जाएंगे तो हमको मारेगा। तो यही से बात थी। और क्या हुआ, इस प्रकार कहानी द्वारा लेखक के सांकेतिक भाषा में आधुनिक शरीर की विकृति, आधुनिक शहरों की विकृतियां एवं विसंगति को कटाक्ष किया। लेखक बताए हैं कि इस आधुनिक शहर के लोग की मेंटेलिटी कितनी गंदी है, ये सोच सकते हैं। दूषित मानसिकता से ग्रसित शहरी जीवन शैली तिरिच की तरह भयानक भी शैली हो चुकी है। जिस प्रकार से तिरिच के काटने से मनुष्य जीवित नहीं रहता, उसी प्रकार से आज शहर के जो लोग हैं उससे भी ज़्यादा विषैले हैं। और वो आपको काट लेगा तो आपको जिंदा रहने का कोई उपाय नहीं है। वास्तविकता की तक जब आप जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि ये जो शहर के लोग हैं वो दरिंदगी से पूरा जुड़ चुके हैं और अमानवीय कृत्यों पर उतर चुके हैं। मतलब कि हर वह अमानवीय क्रियाकलापों को करते हैं जो मानवता के खिलाफ है। ठीक है, लेखक का उद्देश्य यह है, इन पंक्तियों के माध्यम से स्पष्ट हो जाता है। पंक्ति लास्ट में क्या कहते हैं लेखक, इस समय पिताजी को कोई दर्द महसूस नहीं होता होगा क्योंकि मर चुके थे वो, क्योंकि वो अच्छी तरह से पूरी तार्किक गहराई के साथ विश्वास करने में लगे होंगे कि शायद ये सब सपना है। उनको लेखक को ऐसा लग रहा था कि सब हम सपना देख रहे हैं। लेखक पुनः कहता है, इसके पीछे पहली वजह तो यह थी कि यह बहुत अच्छी तरह से हो पाता कि वे ठेले सपने के भीतर जा रहे हैं, ठेले पर रख के उसको ले जा रहे हैं, कहाँ पे, अंतिम दाह संस्कार करने। इनसे कोई भी चोट नहीं आएगा। इससे पंक्ति से कहानी
कि लेखक ये पंक्ति सबसे लेखक की बात स्पष्ट हो जाती है कि लेखक इस शहर की जो शहर की जो जीवन शैली है, शहर के जो लोग की मानसिकता है, उसे कितना ज़्यादा प्रभावित है, कितना उनको ठेस पहुंचा इस बात को लेकर कि आखिर लोगों की मेंटेलिटी कितनी गंदी है कि एक सीधी साधे इंसान को बिना कुछ समझे मार दिया और इस तरह से उसको सफाई का मौका भी नहीं दिया, सफाई पेश करने का मौका भी नहीं दिया गया। ये सबसे बड़ी दुर्गति और सबसे बड़ी विडंबना है। इस प्रकार से ये पाठ खत्म हो जाता है। और पाठ में बहुत सारे चीज़ है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को सारांश में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये सारांश था, समझ में आ गया। अब है प्रश्न, तिरिच क्या है? तो इसका आंसर होगा छिपकली प्रजाति का विषैला जीव है। क्या है? छिपकली प्रजाति का विषैला जीव। अब ये प्रश्न आप खोजिए मत उसमें, क्योंकि मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये प्रश्न एक्स्ट्रा बनाया हमने। ठीक है, अगला प्रश्न, तिरिच के लेखक कौन है? तिरिच के पाठ है लेखक तो उदय प्रकाश जी है। तिरिच किसका पर्याय बनकर उभरा हुआ है? तिरिच किसका पर्यायवाची शब्द है? तो आतंक का पर्याय बन के उभरा है इसमें। तिरिच कहानी किस शैली में लिखी गई है? तो ये आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई। लगता है कि कोई आत्मकथा लिखी हुआ है, तो आत्मकथात्मक शैली, याद रखिएगा, आत्मकथात्मक शैली। उदय प्रकाश जी किस पत्रिका के संपादक विभाग में काम किए थे? तो दीनमान कविता संपादक उसमें काम किए थे। अमेध शब्द का अर्थ क्या है? तो अमेध है। अमेध शब्द का अर्थ होता है कि जिसे भेदा नहीं जा सकता हो, उसका मतलब होता है अवैध शब्द उसमें आता है, उसका अर्थ पूछ रहा है। अब आपको पाठ्य पुस्तक के प्रश्न, उसको देखिए जरा। प्रश्न है, लेखक के पिता के चरित्र वर्ग का वर्णन अपने शब्दों में करें। लेखक के पिताजी कैसन का थे उसके बारे में थोड़ा अपने से बताइए। तो कहानी पढ़िए तो पता चलेगा। लेखक के पिता जो उदय प्रकाश जो लेखक हैं, उनके पिताजी अंतर्मुखी और ग्रामीण संवेदना के व्यक्ति थे। मतलब कि बाहर ज़्यादा घूमने उमने में नहीं रहते थे, अंदर रहने वाले लोग थे। लेखक कवि सब लोग अंतर्मुखी व्यक्ति होते हैं, बाहर ज़्यादा रुचि नहीं रखते हैं, अंदर की चीज़ों में रुचि रखते हैं। जैसे कि किताब पढ़ना, निबंध पढ़ना, उसी से अब ताजमहल को पढ़िए के सीखते हैं, वो के नहीं घूमेंगे, पढ़िए के सीख लेते हैं, जान लेते हैं। तो अपना अपना दृष्टिकोण है, सब कुछ पढ़ के देखते हैं, कुछ जाके देखते हैं। तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। उनके मितभाषी एवं गंभीर, उन्हें एक रहस्य पुरुष की छवि प्रदान करता है। दो बातें थी, वो मितभाषी थे, कम बोलते थे, बहुत अच्छा बोलते थे, और गंभीर थे, और यही कारण था कि वो रहस्यमयी पुरुष बन गए। उनके बारे में लोग सही से जानकारी नहीं प्राप्त करता कि कैसे व्यक्ति हैं। उनकी संतान कम से कम उन्हें इसी रूप में देखती थी। उनके जितने भी संतान थे, माता पोता पोती, जितना भी बेटा बेटी, सब उसको उसी रूप में देखते थे। पिता शहर से आतंकित थे, पिताजी को शहर से डर लगता था, शहर बेकार लगता था उनको। लेखक के पिता अपने स्वभाव के अनुरूप स्वयं ही लाचार और दयनीय बन जाते थे। मतलब वो अपने आदत से ही लाचार थे, मतलब सिंपल रहना उनका बहुत बड़ा लाचारी था, ज़्यादा जटिल नहीं थे जीवन में। सहजता कितना खतरनाक होता है, किसी आदमी कितना सहजता जो है कभी कभी खतरनाक होता है, ये इस पाठ में देखने को मिलता है। लेखक के पिताजी इसकी बात से अभिज्ञ थे कि वो उसे जो भांग पिलाया जा रहा है उससे उसको क्षति हो सकता है। अतः वो आक्रांतता में पड़ गए और वहाँ पे लोगों को सही ढंग से अपना सफाई भी पेश नहीं कर, कम बोलते थे, गंभीर स्वभाव के थे। वो सोचने का आराम से सबको समझाएंगे, वो आराम से समझने के लिए कोई लोग थोड़ी ना बैठा था, कुछ समझा नहीं, कुछ बस पीटना शुरू कर दिया। अब एक आदमी पीटता है तो दूसरा आदमी आकर पीट देता है, हाथ सफाई करता है, वो थोड़ी समझता है कि वो काला पीट रहा है, बस पीट रहा है, वो काला पीटे तो वो पीट रहा था इसलिए पीटे, वो काला पीट रहा था हम वो पीट रहा था वो पीटे। सब आदमी यही कहा कि वो पीट रहा था तो पीटे कहे लगी है, तो पता नहीं काला पीटे, वो पीट रहा था तो हम पीटे हैं। अब गलती बाद में ढूंढता है वहाँ पे कि कौन काला पीट रहा है। बस आप पिटा गए एक और दूसरा से तो आपको सब भी आके पीटना शुरू कर देगा। वो सोचा गया कि लड़की को छेड़ रहा था, अब लड़की आपको छेड़ी देगी, आप लड़की को छेड़े तो बाद में देखा जाएगा, मगर आपको थोड़ी खूब लग जाएगा, उसके बाद आप बोलने लायक नहीं रहिएगा। अब दबंग टाइप का आदमी है तो भैया उठागा हम मार देंगे, हम नहीं कुछ किया है। सीधा साधा आदमी है तब तक आप सफाई दिए थे, तब तक आपका की बात है क्या कर देहा दिखाता ये तो गलत बात है। पढ़ो, देखो तिरिच क्या है, ठीक है, कहानी में यह किसका प्रतीक है इसके बारे में बताना है। तो तिरिच एक बेहद जहरीला जीव है जिसके काटने से व्यक्ति का बचना नामुमकिन हो जाता है। यह जैसे ही आदमी को काटता है वैसे ही वह भाग कर वह जैसे ही चलिए क्या कर रहा है, यह जैसे ही आदमी को काटता है वैसे ही वहाँ से भागकर किसी जगह पेशाब करता है और उस पेशाब पर लेट जाता है। कौन? तिरिच। अगर तिरिच ऐसा कर दे तो आदमी का बचना मुश्किल है, ऐसा पाठ में लिखा गया है कि तिरिच इसका आदत वैसे होता है। अगर तिरिच ऐसा ना करे तो आदमी बच सकता है। अगर तिरिच काटा
और पेशाब करके ऊपर नहीं लेटाया तब तक आदमी बच सकता है। अगर वो पेशाब करके लेटा गया तो समझिए आदमी मर जाएगा वो। ऐसा उसके बारे में देखिए, ये एक्चुअली है ही नहीं, तिरिच नाम का कोई जीव नहीं था। लेखक ऐसा बताते हैं कि तिरिच से भी खतरनाक आदमी से घूम रहा है सब। लेखक ये बताना चाह रहे हैं कि तिरिच कुछ नहीं है, इतना खतरनाक है, उससे भी खतरनाक वहाँ के लोग हैं कि जो आपके शहर में एक बार जो आपके पीछा पड़ जाएगा वो आपको छोड़ेगा नहीं। जब तक आपको लूटेगा नहीं, आपको खतरनाक नहीं करेगा, आपको पूरा अति नहीं करेगा। कोई लड़की है तो तब तक उसका रेप नहीं करेगा। कोई जेंट्स है, पैसा वाला है, उसको जब तक लूटेगा नहीं। जब आपसे सीधा साधा है तब का सब कुछ लूटेगा नहीं, तब तक वो पीछे छोड़वा ही नहीं करेगा। वो तिरिच से भी खतरनाक है, ये बताना चाह रहे हैं। लेखक के कहने का मतलब ये है, झूठों के तिरिच का नाम ले लेके लोगों को डरा रहा है। ये बता रहे हैं कि तिरिच से डरो, और जितना तुम तिरिच से डर रहे हो उससे ज़्यादा खतरनाक शहर के लोग हैं। दिखने में अच्छा लग रहा है उस तरह, है ना, तो इसलिए कह रहे हैं, समझ गए। वही तिरिच काटने के लिए तभी दौड़ता है जब उसकी नज़र से टकरा जाएगी। मतलब तिरिच कब काटने दौड़ता है? जब आपकी नज़र से नज़र टकरा लीजिएगा, वो देख लीजिएगा एक नज़र भर के, बस वो आपके पीछे पड़ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से शहर के लोग की तरह आप जब भी तिरिच का शहर के लोग के दिमाग में लाइए कि जब आप उसे टकरा जाइएगा कि समझ जाएगा सीधा साधा आदमी है, तो बस पीछे पड़ जाएगा आपको। जब तक मोबाइल पैसा पर्स लूटेगा नहीं तब तक आपको छोड़ेगा नहीं। ठीक है, वही कहा कि जब तक टकरा गया नजर तो बस गए काम से। आप शहर में गए, किसी ने बात नहीं की, आराम से निकलते रहिए, जब तेज बन के कोई आदमी पीछे पड़े नहीं करेगा। जहाँ भोला भाला बने बस वहाँ पे लूट लेगा आपको तुरंत। ये बात तो सही है। शहर में सीधा साधा आदमी को ढूंढता रहता है, तुरंत लूट लेगा वो। कहानी में तिरिच की मृत्यु का प्रतीक है। तिरिच जो है ना मृत्यु का प्रतीक है। बताते हैं कि जो काटता है उसको मृत्यु ही कर देता है। जिस भीषण यथार्थ के शिकार बाबूजी बनते हैं, बेटे के सपने में तिरिच बनकर वो प्रकट हो जाता है। जिस तरह से शहर के लोग उसको मारते हैं, पत्थर से मार मार के मुआ देते हैं उनके पापा जी को, वही प्रतिबिंब, वही लोग का चित्र जो है ना, लेखक के दिमाग में तिरिच का चित्र बन के आता है। तो लेखक के दिमाग में जो तिरिच जो शब्द आ रहा है वह कोई और नहीं, वो शहर के वही गुंडे मवाली लोग हैं जो उनके पिताजी की हत्या कर देते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगर तिरिच को देखा तो उसे कभी आंखें मत मिलाओ। आंखें मिलाते ही वह आदमी की गंध पहचान लेता है और फिर पीछे लग जाता है। फिर तो आदमी चाहे पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा ले, तिरिच पीछे आता है। और यह तिरिच केवल जानवर भर ही नहीं, आंख मिलाई तो बस आंख मिलाने के साथ साथ आपका राम नाम सत्य कर देती है। इस बारे कहानी के बारे में इस पंक्ति है, शायद आप में है, इस पंक्ति के बारे में बताना है। ठीक है, तो यह पाठ में वर्णित तिरिच का एक संभवतः वर्णित किया गया एक वाक्य है। इसमें बताया गया है कि तिरिच संभवतः एक बहुत ही विशाला जानवर है, अपितु मानव की हिंसात्मक पार्श्विक प्रवृत्ति का प्रतीक है। यह तिरिच कोई और नहीं है, मानव की पार्श्विक प्रवृत्ति का प्रतीक है। जिस तरह से मानव कितना खतरनाक होता है उसी के बारे में बताया गया। यद्यपि तिरिच एक खतरनाक विशाल जानवर होता है, जिसे काटने से मनुष्य की प्रायः मृत्यु हो जाती है, किंतु मानव की हिंसक और दानवीय गतिविधि इससे अत्यंत घातक और मार्मिक होता है और पीड़ादायी होता है। तिरिच के काटने से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, परंतु जब मनुष्य पीछे पड़ जाएगा ना तो आपको तिल तिल कर मार देगा वो आपको, और इतना खतरनाक भयानक मौत देगा आपको कि आप भूल जाइए कि तिरिच भले काट के मुँह आ जाता है, सही ठीक था। मतलब कि इंसान इतना खतरनाक है कि उतना जानवर विशाला जानवर धरती पे कोई नहीं है। सबसे विशाला जानवर, सबसे खतरनाक जानवर कौन है इस धरती पे? तो वह इंसान खुद इतना हैवान का रूप ले सकता है कि जितना आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप एक तरफ सांप आ रहा है विशाला, एक तरफ अनजान आदमी है, तो सांप के पास चले जाइए, काटल तक बचे जाइएगा, वो इंसान के पास से बच नहीं पाइएगा। समझ गए? सबसे ज़्यादा सबसे भूत भी आ रहा है, आदमी आ रहा है, तो आप भूत से मत डरिए। आदमी से भूत रहमो कर देगा, मगर इंसान आप पे रहम नहीं करेगा। मतलब इतना इंसान सबसे खतरनाक जंतु है इस धरती पे, ये बता रहे हैं लेखक। उसमें मनुष्य घुल मिलकर मौत के मुंह में चला जाता है। कथाकार ने तिरिच की आंखों में नहीं मिलाने का परामर्श दिया है, क्योंकि तिरिच से आंखें मत मिलाना, क्योंकि तिरिच की प्रकृति ऐसी है कि जो एक बार आंखें मिला लेती है और तो आपके पीछे पड़ जाएगा, और इस प्रकार से, और जब अपने विषैले दांतों से शरीर में गड़ा देगा तो आप फिर पटाटे से पटाटे रहिए, पूरा पृथ्वी के चक्कर लगा लीजिए, आप कहीं नहीं बच पाइएगा, आपको मरना ही पड़ेगा। और पेशाब करके लुटा गया तो बस उसके बाद तो आपका मरना तय है। इसका निर्धारण यह है कि ऐसे व्यक्ति से संबंध नहीं रखना। कवि यह कहना चाह रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? कवि यह कहना चाह रहे हैं कि ऐसे आदमी से संबंध नहीं रखना चाहिए और ऐसे आदमी से पंगा नहीं लेना चाहिए जो बिल्कुल अवांछनीय है। नहीं तो वो आपके पीछे पड़े, उस आदमी से पंगा आप ले लीजिएगा तो फिर आपको जो है ना जीना मुहाल कर देगा। वो गलत आदमी के पल्ले पड़ जाइएगा ना आप,
तो आपको इस तरह से चक्रव्यूह में फंसा देगा कि आप एगो चक्रव्यूह से निकलिएगा, दूसरा का चक्रव्यूह में फंसा देगा आपको, और आपको जब तक आपका तहस नहस बर्बाद नहीं कर देगा पूरा, तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ऐसा ऐसा इंसान धरती पे घूम रहे हैं। सावधान, दोस्ती करने से पहले सावधान हो जाइए। अवांछनीय व्यक्ति से न तो मित्रता अच्छी होती है, न ही शत्रुता। आप वैसे व्यक्ति से ना तो दोस्ती कीजिए ना दुश्मनी कीजिए, वैसे व्यक्ति से तुरंत आँख इन्हें करके भाग जाइए, मिलाए वो नहीं कीजिए आँख उससे, नहीं तो दोस्ती और दुश्मनी दोनों खतरनाक कर हो जाएगा। क्योंकि जो विषैले प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं, ना किसी के अच्छे दोस्त होते हैं, ना किसी के अच्छे दुश्मन होते हैं। दुश्मनी भी ठीक से नहीं करते हो। दुश्मन में सीधे वार करना चाहिए, छुप के वार करने वाला दुश्मन बहुत घातक होता है। समझ में आ रहा है समझ में? चलिए, चौथा नंबर प्रश्न क्या? तिरिच लेखक के सपने में आया था और वह इनकी परिचित आंखों से देखता था कि लेखक अपने आप को रोक नहीं पाता है। यह परिचित आंखों से क्या आशय है? इसका मतलब क्या है? चलिए, इसका आंसर क्या देखिए। तिरिच लेखक के सपने में आता था। सपना मनुष्य की नींद में देखता है, पता है आपको? जागृत अवस्था में सपने नहीं आते हैं, वो कल्पनाएं आते हैं। जो सो कर देखे हैं उसे सपना कहते हैं, और जो जग कर देखते हैं उसको ख्वाब कहते हैं। ख्वाब देख रहे हैं, खुली आंखों से देख रहे हैं, है ना। कुछ सपने हमारे जीवन में घटित घटनाओं के आधार पे होते हैं, जो आप जीवन में घटित होते देखिएगा ना, उसी को रात में सपना में देखिएगा। तो कुछ कल्पना के आधार पे होते हैं, कुछ कल्पना भी करते हैं। जैसे कि आप सपना में देखिए कोई आदमी से डर रहे हैं, भाग रहे हैं, फिर कल्पना कर रहे हैं कि हवा में उड़ रहे हैं, तो एक देख रहे हैं कि जो पीछे पीछे पड़ रहा है वो व्यक्ति कोई ना कोई पीछे पीछे पड़ा होगा, इसलिए आप पीछे पीछे देख रहे हैं। और एक देख रहे हैं कि हवा में उड़ रहे हैं, तो हवा में उड़ नहीं रहे, कल्पना कर रहे हैं। तो सपना जो होता है दो चीज़ों का मिक्स होता है, एक हकीकत का और दूसरा कल्पना का। दोनों कल्पना और हकीकत मिला के सपना हम देखते हैं, ठीक है। कभी कभी सपना में उड़ते भी हैं, कभी कभी सपना में भागते भी हैं, कभी कभी सपना में पंख भी गायब हो जाते हैं। तरह तरह की बातें होती है सपना में, होता ही। लेखक द्वारा कही गई उक्त बातों से संभव होता है कि मानवीय चेहरा का जो वर्णन तिरिच के रूप में किया है, उनका ये परिचित सा प्रतीत होता है। अर्थात इस प्रकार वो मानो कि वह परिचित व्यक्ति की तरह दिखाई देता हो, आसपास में लोग रहता है, वो ऐसा तिरिच है। लेखक का स्वयं नहीं रोक पाता है, स्वाभाविक है, क्योंकि कारण है कि लेखक वास्तविकता का ज्ञान, लेखक उसकी वास्तविकता का ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो तिरिच के नाम पे कोई चीज़ हवे नहीं करे। एक्चुअली में तिरिच लेखक देखे भी नहीं किए हुए हैं, और ना वो जीव होता है। तिरिच नाम का आप सर्च करके देखिएगा, तिरिच नाम का कोई जीव है ही नहीं है। गूगल पे सर्च करके देख लीजिए, नहीं मिलेगा, क्योंकि तिरिच रहेगा तब ना मिलेगा। लेखक की कल्पना है ये मात्र, ये कल्पना मात्र। लेखक सपना में देखते हैं, उस सपना की बातों को बात कर रहे हैं। आप पहले पाठ में ही बता दिया कि कल्पना के आधार पर लिखा गया और लेखक के पिताजी के बात पे लिखी गई है ना। लेखक की वास्तविकता का ज्ञान नहीं, उसके हिंसक प्रवृत्ति की जानकारी भी नहीं है। परिचित आंखों का अर्थ यह है कि वह व्यक्ति मानो परिचित हो, मतलब कि तिरिच कोई और नहीं है, वह व्यक्ति हमेशा कवि के आसपास घूमता है, मतलब कि हमारे समाज में ही रहने वाले ऐसे लोग हैं। तिरिच जैसा खतरनाक व्यक्ति या जीव कहीं जंगल में नहीं बसता है, वो हमारे आसपास ही रहते हैं, उससे बच के रहना पड़ेगा आपको, ठीक है। यदि मानवीय दुर्बलता है, यदि कोई व्यक्ति उस पर आत्मीयता को देखता है, तो वह हमारे निकट संपर्क वाला व्यक्ति ही होता है। संभवतः हम उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। अतः जब तिरिच को संपूर्ण में परिचित आंखों से देखता है, तो लेखक उनमें अपनात्व का भावना रखता है और उसी को आकर्षित हो जाता है। कहने का मतलब ये होता है कि तिरिच कोई दूर और पराया वाला व्यक्ति नहीं है, हो सकते हैं आपके अपने में ही कोई तिरिच हो। इसलिए आपको पहचानना पड़ेगा उन नज़रों को, कौन सी वो नज़रें हैं जो हमको तकलीफ देती है, कौन सी वो नज़रें हैं जो हमको डिमोरलाइज करती है, कौन सी वो नज़रें हैं जो हमको सताती हैं, हमको दुखी दिख करती हैं। वो कोई दूर नहीं है, वो आसे पास में आपके साथ रहता है, आप ही के आसपास में है। इसलिए आप उसको सपना में देख भी कीजिएगा, आंखें दिखाई देती है उसकी, बट चेहरा नजर नहीं आता स्पष्ट रूप से कि कौन है। समझे? तो ये बात है। अब देखिए, व्याख्या करना है कुछ वाक्यों को, ठीक है। वैसे धीरे धीरे मैंने अनुभवों से जान लिया था कि आवाज़ ही ऐसे मौके पर मेरा सबसे बड़ा अस्त्र है। लेखक कहते हैं कि इस पंक्ति के माध्यम से क्या कहते हैं, हालांकि यहाँ पे चार पंक्तियों के बारे में बताना है, ठीक है। तो पहले पंक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं क्या। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे दिगंत भाग 2 में रचित तिरिच पाठ शीर्षक कहानी से ली गई हैं। इसके जो लेखक हैं वो है उदय प्रकाश जी। इन पंक्तियों के माध्यम से वे अपनी विद्वता को प्रदर्शित करते हैं और कहते हैं कि कहानी में तिरिच का जो आतंक का पर्याय है, जो आतंक वाला व्यक्ति है, तिरिच जीव है, उसी के कारणों से लेखक डरावने सपने आते हैं, रात को सपने आते हैं। यह आतंक शहरी की आधुनिकता एवं दिष्ट का सत्ता करने में पूछता है। एक तरफ आतंक और यंत्रणा से उपजी बेचैनी है, तनाव और असहायक भाव निहित होता है, तो दूसरी ओर शहरी एवं आधुनिकता की मनुष्य की संवेदना का अमानवीयता छिपी हुई है। लेखक ये बताते हैं कि
ये सब कितना खतरनाक जीव है तिरिच, जो मनुष्य उस जिसमें मानवता नाम की चीजें नहीं हो, अमानवीयता है उसमें, और मानव का रूप लेकर शहर में घूम रही है। और कह रहे हैं क्या कि अगर ऐसे लोग अगर पीछे पड़ जाए ना तो हमारे पास कुछ भी नहीं है सिवाय आवाज के। हम यही कह सकते हैं कि जोर जोर से बोल सकते हैं, आवाज लगा सकते हैं कि बचाओ 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 बचाओ। दूसरा कोई आवाज ही नहीं कर सकता, दूसरा अस्त्र काम ही नहीं करता तिरिच से बचने का। मतलब तिरिच जब पीछे पड़ता है तो लेखक सपने में जब जब तिरिच आता है तो लेखक यही कहते हैं, बेचैनी से चिल्लाते हैं, घबराते हैं और चिल्लाते हैं कि हमको बचाओ भाई, हमको बचाओ। किससे? तिरिच से। ठीक है, आदमी से। हाँ, तिरिच माने कि वही आदमी से। दूसरा नंबर आपका पंक्ति है, क्या कह रहा पंक्ति जरा देखिए क्या कह रहा है इसमें। कह रहा है क्या कि जैसे जब मेरी फीस की बात आई तो उस समय मेरे पास आखिरी गिलास भी गुम हो गया था और सब लोग लोटे में पानी पीते थे। तो ये जो है ना, ये जो वाक्य है, ये वाक्य के माध्यम से लेखक ये बताना चाहते हैं कि अपने घर की जो आर्थिक स्थिति है इतनी खराब थी कि पूछिए मत। जब लेखक पढ़ाई कर रहे थे उसके घर की स्थिति इतनी खराब थी, जब उनकी आर्थिक इतनी खराब स्थिति थी कि जब उसको फी देने के लिए बात कही गई ना तो आखिरी गिलास भी बिक चुका था घर से। सब लोग लोटे में पानी पी रहे थे, मतलब कि घर में गिलास भी बेचने के लिए नहीं था ना, तो गिलासों बेच के फी जमा कर देते। आखिरी गिलास भी बिक गया था, उसके पास लोटा बचा था जिसमें वो पानी पीते थे लोग। मतलब घर की स्थिति बहुत खराब थी। वे बताते हैं कि वे समाज में किस तरह से आर्थिक समस्याओं से जूझे, किस तरह से आर्थिक समस्याओं से लड़े। घर का देखिए, समस्याओं का निपटारा घर के मुखिया पिताजी द्वारा होता है और गर्व की बात है, परंतु उनके पिताजी का जो फी इतना था कि उससे कुछ भी नहीं हो पाता था। आर्थिक कमी की वजह से बहुत ही वर्जित जीवन जीना पड़ा। साथ ही गिलास के गुम होने में लोटे का पानी पीना का यह बताता है कि एक हेडमास्टर जो रिटायर्ड हेडमास्टर है उसके घर की स्थिति कितनी बुरी हो सकती है, ये बताने की कोशिश की जा रही है कि शिक्षा का स्तर कितना गिरा हुआ है। पुनः 2-3 दिन के बाद फी मिलना पुत्र के लिए गर्व की बात बन जाती थी कि फी घर में नहीं मिलता था उसको ट्यूशन फी जमा करने के लिए। आखिर किसी तरह से पिता ने दायित्व का निर्वाह किया। पिता ने किसी तरह से पैसा जुगाड़ करके इधर उधर से करके बेच बाच के कुछ हो फी मेरा भरा। परंतु लेखक द्वारा यह कथन जो कहा गया है, ये कहन सिर्फ लेखक के लिए नहीं लागू होता है, लेखक के जैसे अन्य मध्यवर्गीय परिवार के लिए लागू होता है कि उस परिवार में एक शिक्षक, एक हेडमास्टर की क्या औकात होती है। पढ़ाने के बाद इतना जीवन भर वो पढ़ाता है बच्चों को, और पढ़ाने के बाद उसको 2 वक्त की रोटियां नसीब नहीं होती है। जब वो रिटायर होता है तो पेंशन भी ठीक से नहीं मिल पाता जिससे उसका घर के चल सके। ऐसे जीवन में, ऐसे लोग में, ऐसे समाज में कौन शिक्षक बनना चाहेगा? कौन किसी को शिक्षा देना चाहेगा? उससे अच्छा तो कोई बिजनेसमैन बन जाएगा, कोई चोरी चकारी कर लेगा, कोई डकैत बन जाएगा, से अच्छा टीचर बन के कौन जीवन यापन करेगा? इसी दुख के दर्द मिलने के लिए संसार में शिक्षक का क्या दायित्व होता है? वो कितना अच्छा से सबको शिक्षा देता है, सबको पढ़ाता है, बट उसको जब पैसे की बात आती है तो सबसे पीछे। सब काम कर लो, ड्रेस खरीद लो, कपड़ा खरीद लो, फटाखा खरीद लो, उड़ा लो, सेट खरीद लो, सब कुछ खरीद लो, शादी है, विवाह है, सब कुछ करने के बाद में जब लास्ट में फी बचेगा तो दे देना टीचर को, नहीं तो सबको कौन सा बाद में देंगे, बाद में देंगे। टीचर का यही औकात होता है। और उस टीचर से अपेक्षा की जाती है कि हमारे बेटा का भविष्य बना दे, बेटी का भविष्य बना दे। जिस शिक्षक का भविष्य आप खा रहे हैं, ये बता रहे हैं। समाज में ऐसी टीचर के प्रति सोच थी, और ये बताया कहीं ना कहीं ये मध्यवर्गीय हर टीचर की समस्याएं होती हैं। थी, अब नहीं, अब तो लोग पहले पैसा जमा करवा लेंगे। अब बुढ़बक नहीं है टीचर, पहले पैसा जमा करवा, पैसा जमा कीजिए तो पढ़िएगा, नहीं तो घर जाइए। हम 95 नहीं करेगा आपको, सीधी बात है। कौन है हम नहीं जानते। पैसा जमा कर दीजिए। हाँ, पैसा जमा करिए तो आपको जानते हैं, नहीं तो नहीं जानते, सीधी बात। अच्छा करते हैं, नहीं तो पीछे पीछे घूमना पड़ेगा। कारण है कि बताइए ना, टीचर का दूसरा कोई पैसा नहीं, वही पढ़ाते हैं, उसी से पैसा कमाते हैं, तो आपके पैसा लेके घूमते रहेंगे। अब मान लिया आप इंटर पास कर लीजिएगा, आपके फी के लिए आपके घरे घरे घूमेंगे, तब पढ़ाएंगे कि नहीं? इंटर वाला बैच को पढ़ाएंगे कब? तो ये समस्या होती है। इसीलिए पहले फी जमा कर दिए तब पढ़िए। ये सिस्टम निकल गया, सब जगह निकल गया। अभी मेरे यहाँ इस साल तो नहीं हुआ, इस साल तो दिसंबर में जमा करवाएंगे, अगले साल जनवरी पहले जमा करवा लेंगे, पहले जमा करवा लेंगे तब पढ़ाएंगे। हर साल यही सोचते हैं, अपने आ जाते हैं, अपने ही लोग आ जाते हैं बीच में, वही परेशान कर देते हैं। मैंने सब लोग तो अपने ही ना है यहाँ पे। अब आके प्रॉब्लम है कि गाँव के लोग हैं तो अपने ही आ जाते हैं बीच में, तो बीच में अपने आते तो अपने से कैसे पहले फी लिया जाए? आपको कहेंगे तो बड़ा खराब लगेगा ये बात। एक हम पढ़ रहे हैं, आपका रिकॉर्ड नहीं हुआ। आश्चर्य था कि इतने लंबे अरसे से उसके अड्डे को इतनी अच्छी तरह से जानने के बावजूद भी कभी दिन में आकर मैंने उसे मारने की कोशिश नहीं की थी।
लेखक बता रहे हैं कि जो यहाँ तिरछ रहता था ना, उसका अड्डा हम जानते थे, और दिन में इतनी जानने के बावजूद भी दिन में जाकर उसे कभी मारने की कोशिश नहीं की। काश उसको मार दिए होते तिरछ को, तो हमें पिताजी जिंदा रहते। हाँ, वो तिरछ जिंदा था, उसका अड्डा भी हम देखे हुए थे कहाँ पे था, बट उसको मार नहीं पाए थे। बस लास्ट में तिरछ को मारते हैं, वो दाह संस्कार करने जाते हैं। ऐसे सपने में सब कुछ होता है सब। देखिए नहीं, हकीकत में, पर उनको लगता है कि सपने में देखते हैं, क्योंकि उनको विश्वास नहीं होता है कि लोग इतने गिरे होते हैं। समझिए, देखिए लेखक के सपने में तिरछ आते रहते हैं। आने का न, देखिए क्या कर, लेखक के सपने में तिरछ आने रहने के कारण यही न कि उनमें भय के कारण था, इस कारण से भी इतने अरसों तक वो अड्डों को जानते थे, अच्छी तरह से जानने के बावजूद उन्हें मारने की कोशिश नहीं किया जाता। यह आश्चर्य या डर का प्रतिरूप है। लेखक जानते थे अड्डा वहाँ है, बट लोग लेखक मारते नहीं थे, क्योंकि उनको डर भी लग रहा था कि कहीं उसको हम नजरें मिला लेंगे तो हमारे पीछे पड़ जाएगा, और पृथ्वी के किसी कोना में भागेंगे तो हमको छोड़ेगा नहीं, है ना। और उस काटने के बाद अगर बस वो काम कर लिया, पेशाब करके लौटा गया तो फिर तो मेरा जीना नहीं। तो ऐसी बातें उनमें दिमाग में थी। हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं भी घटित हो जाती है जो हमारे मन में घर कर जाती हैं। लेखक को पहले से ही ऐसा मन में घर कर गया था, ऐसा सपना आते थे बार बार उनको, जिसके कारण से हमें डर लगने लगता है। यही डर वह वजह होता है जिससे हम लोग उसको मारने की कोशिश ही नहीं करते थे। लेखक डरते भी थे तिरछ से बहुत ज़्यादा, अड्डा जानते हुए भी मार नहीं पाते थे उसको। जब वह सपने में आना बंद हो गया, तब उसे जाकर तिरछ को जलाया और उसे विजय महसूस किया। बाद में जब उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है तो सपने में तिरछ आना बंद हो जाता है। उसके बाद वो सपने में ही जाकर उसको जला देते हैं, जिंदा जला देते हैं। उसके बाद उनको विजय महसूस होता है। अब कैसा कैसा कहानी है, आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा देख के, सुन के। ठीक है, क्योंकि लेखक मार नहीं सकते किसी चीज़ को भाई। अब सब लोग उसके पिताजी को मारे, वो भी मारेंगे उसको, तो फिर लेखक में उसमें उस जिंदगी में उसमें क्या फ़र्क हो जाएगा। इस साल का मूवी थोड़ी नहीं चल रहा है कि बदला लेगा। देखिए, मुझे यह सोचकर अजीब सी राहत मिलती है कि मैं और मेरी फंसती हुई सांसें फिर से ठीक हो जाती है। इस पर लेखक इस समय पिताजी के कोई दर्द नहीं महसूस हो रहा होगा। ऐसा लेखक क्यों कहते हैं, तो इस पंक्ति के बारे में आपको बताना है। तो क्या कहा गया देखिएगा जरा, कहाँ से ली गई है, तो वही रिपीट करेंगे हम लोग कि ये हमारा दिगंत भाग 2 से ली गई है। इसके अरे पाठ कौन है, पाठ का नाम तिरछ है, इसके लेखक उदय प्रकाश जी हैं। और बताना क्या चाहते हैं यहाँ से लिखिए। इन पंक्तियों में लेखक ने अपने पिताजी के विषय में वर्णन कर रहे हैं। उसके पिताजी जब शहर जाते हैं तो वहाँ पे विभिन्न लोगों के द्वारा वो हिंसक रूप से कार्रवाई की जाती है और उनको काफ़ी चोट लगती है और वो मर जाते हैं। ऐसी स्थिति में जब लेखक वहाँ पे आते हैं तो बड़ी उनको सांसें फंसने लगती है, सांस रुक जाती है, उनकी सांस रुक से जाती है। उनका ऐसा अनुभव होता है कि पिताजी को अब जो है ना इस धरती पर दर्द महसूस नहीं हो रहा। कितने तरपा के लोग मारे होंगे पत्थर से। ऐसा इसलिए सोचते हैं कि आपके पिताजी आपको ऐसा विश्वास होने लगा होगा कि जो उनके साथ कुछ भी हुआ वह एक सपना था, उसे नींद खुलते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेखक को ऐसा इसलिए लग रहा है उनको कि हकीकत पर विश्वास नहीं हो रहा। उनको कभी ऐसा हकीकत विश्वास नहीं हो रहा कि लोग इतने गिरे हुए नहीं हो सकते कि सीधे सीधे इंसान को मार देंगे पत्थर से मार के। उनको विश्वास भी नहीं हो रहा है। लेखक इस अजीबोगरीब विरोधाभास हो रहा है लेखक को। लेखक मैंने पागलों की स्थिति में चले गए हैं, चिंताजनक रूप में सोच रहे हैं। उनको लग रहा होगा कि पिताजी को अब दर्द नहीं हो रहा होगा, एकदम शांत पड़े हुए हैं, हंस भी रहे हैं, थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा भी रहे थे लेखक। उनको मतलब कि उनको पागलपन का दौरा पड़ गया था, उनको एहसास नहीं हो रहा था, शौक लग गया था उनको, ठीक है, लेखक को। और बताते हैं वही कि उन्हें कोई दर्द महसूस नहीं होगा। वे लेखक की छोटी बहन को फर्श पर लेटते हुए देखेंगे। यहाँ लेखक ने प्रतीकात्मक भाषा शैली का उपयोग करते हुए ये बताया कि हिंसात्मक भीड़ किस तरह से बेरहमी से उनके पिताजी की पिटाई करके घायल कर दिया, मार दिया, उनको प्रताड़ना किया, त्रासदी किया। ये एक बहुत ही प्रतीकात्मक रूप है। लेखक इस क्रम में ये चलकर कहना चाहते हैं कि और जो वो जाएंगे कि सब ठीक हो जाएगा, नीचे या फर्श पर सोते हुए मेरी छोटी बहन दिख जाएंगे। लेखक के पिता एवं परिवार की शोचनीय आर्थिक दशा का सजीव वर्णन मालूम पड़ता है। ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी छोटी बहन फर्श पर लेटी हुई है, ऐसा उसको अपने अजीबोगरीब सा ख्याल उनको दिमाग में आता है। और उनको ये एहसास होता है कि पिताजी अब सभी दुखों से निवारण हो गया, पिताजी अब मुक्त हो गए हैं, ऐसा उनको महसूस होता है। क्योंकि न तो उनको अब फी भरना पड़ेगा, न समाज के कष्ट सहना पड़ेगा, न शहर में जाके कचहरी में जाना पड़ेगा। उनकी बहुत सारी बातें उनको दिमाग में आती रहती है। ऐसी अगला प्रश्न लिखिए क्या है।
तिरिच को जलाने गए लेखक को पूरा जंगल परिचित से लगता है, क्यों? जब लेखक तिरिच को जलाने जाते हैं ना, रास्ते में जाते हैं तो देखते हैं चारों ओर तो जंगल एकदम जाना जाना सा लग रहा है कि जंगल में वो बहुत बार आए हुए हैं, ऐसा लग रहा है। तिरिच को जा रहे हैं जलाने, जिंदा जलाने जा रहे हैं। लेखक को पूरा जंगल परिचित इसलिए लगता है कि इसी जगह से वह कई बार सपने में तिरिच से बचने के लिए भागे थे। जब तिरिच घेरता था ना सपना में, तो लेखक इसी रास्ते से भागते थे जिस रास्ते से जा रहे हैं उनको जलाने। लेखक गौर से हर तरफ देखता है और उसे सपने में थानू को बताया भी था कि एक सकरा सा नाला इस जगह से बहता है। नाले के ऊपर जहाँ बड़ी बड़ी चट्टानें हैं वहाँ कीकर का एक बहुत बड़ा पेड़ है, कीकर का, पीपर का नहीं, जिस पर मधुमक्खी के छाते हैं। लेखक को वह भूरा रंग चट्टान मिलता है जो बरसात भरे नाले से आधी डूबी रहती है। लेखक को उसी जगह पर तिरिच की लाश भी मिल जाती है। सपने में आई बात को सच होकर देखकर लेखक जंगल से परिचित लग रहा है, इसलिए लेखक जंगल उसको लग रहा है कि हम तो कई बार आ चुके हैं, ऐसा उसको महसूस हो रहा है, क्योंकि ये सब बातें वो सपने में कई बार देख चुके थे। और यह भी जो जलाने जा रहे हैं वो सपने में ही जा रहे हैं जी। सपना में कभी कभी ऐसा लगता है कि हम हकीकत में जी रहे हैं, कल सपना देखे थे ऐसा भी होता है, सपना के अंदर भी सपना देखते हैं हम लोग, ठीक है। लगता है कि ये हकीकत में है, ये सपना देख रहे हैं। हाँ, तो लेखक को ऐसा लगता है कि हम तिरिच को जलाने जा रहे हैं और उस सपना में जो देखते थे रास्ता, वही रास्ता हमको अभी दिखाई दे रहा है, और एक्चुअली वही सपने देख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न है, बात नहीं, इस घटना का संबंध पिताजी से है, मेरे सपने से है और शहर से भी है। मतलब इस वाक्य जो बता रहे हैं, शहर के प्रति जो एक जन्मजात भय होता है उससे भी है। यह भय क्यों है? 3 बातें हैं इसमें। एक, यह घटना मेरे पिताजी से संबंधित है, मेरे सपने से संबंधित है और शहर के लोगों से भी, शहर से भी संबंधित है। ये तीनों चीज़ें जोड़ के तभी कहानी में लिखा गया है सब कुछ। आखिर शहर के प्रति जन्मजात भय क्यों है? लेखक को जन्मे से शहर के प्रति ऐसा भय क्यों आ रहा है? क्यों बार बार डरते रहते हैं शहर से लेखक? क्या कारण है? भय का कारण क्या है? और भय सच में सच भी हो जाता है उनका, क्योंकि जो बातें मन में घर कर जाती है वो कभी न कभी सही भी हो जाती है कभी कभी। तो इसका आंसर क्या लिखे देखिए। तिरिच कहानी के लेखक पिता को शहर में इतना आतंकित कर देता है कि वे शहर जाने से बार बार कतराते हैं। शहर में जब भी जाते हैं ना तो ऐसा खतरनाक स्थिति पहले से भी झेल रहे थे, न जाने की बहाना ढूंढते थे। लेखक के पिताजी कभी चाहते नहीं थे कि शहर जाए, न जाने का कई को बहाना करते थे, मगर केस का तारीख था, जाना ही पड़ता था। शहर की संवेदनशीलता से उसके भय का कारण था कि कहानी में वर्णित शहर में जब पिताजी डरते डरते शहर जाते थे तो उनके साथ अमानवीय व्यवहार होता था हर समय। शहर की संवेदना मर गई है, शहर में कोई भी अच्छे लोग नहीं बचे हैं। शहर का प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वार्थ से ओतप्रोत है, सब अपने स्वार्थ में डूबा हुआ है। नई पीढ़ी अराजकता एवं हिंसक हो चुकी है, शहर में आत्मीयता सिमट गई है, इसलिए पिताजी की सहायता के लिए कोई आगे नहीं आता था। बेचारा को जगह नहीं, एड्रेस बार बार भूल जाता था बेचारा कचहरी का। एक जैसा गली था वो बेचारा जब भी जाता था एक जैसा गली में जाकर बउआ जाता था, बेचारा घूम फिर के वहीं चला आता था। अब विशाल के साहब से पूछे कि बउआ जी कचहरी कहने हैं, तो कहा कि उन्हें जाइए उधर से लेफ्ट मार कर राइट मार लीजिएगा। वो गया बेचारा, फिर घूम घूम के फिर वहीं चला। बउआ जी शहर कहने कचहरी कहते पागल है का, बार बार पूछने आता है हमसे। बेचारा पगला रहता था, उसको समझता था कि पागल है, दिवालिया है। ऐसी वीडियो बनाए थे उसके साथ, जबकि गांव का हर एक टेढ़ा मेढ़ा रास्ता उनको परिचित था। गांव के हर वातावरण से वो महसूस करते थे, हर गांव के वातावरण से परिचित थे, मगर शहर में जाते ही बस उनका सब कुछ खो जाते थे। इसीलिए शहर के नाम से ही डर लगता था लेखक को, लेखक के पिताजी को। लेखक के पिताजी को तो लगना के कारण था, मगर लेखक को क्यों लग रहा था पता नहीं, सपने में आता था और एक दिन हकीकत में हो जाता है कि डर लगने लगता है उस सबसे। मतलब पहले सपना देखते हैं तब हकीकत होता है कि पहले हकीकत होता है? पहले सपना देखते थे तब हकीकत होता है, हकीकत जब हो जाता है सपना देखना बंद हो जाता है। कहानी में वर्णित शहर के चरित्र से आप कैसे सहमत हैं? क्या इस बात से सहमत हैं? क्या आपको लगता है कि शहर में ऐसे दरिंदे लोग होते हैं? तो इसके बारे में बता रहे हैं। कहानी में शहर का अत्यंत सजीव रोमांचकारी वर्णन किया गया है। शहरी जीवन जो विसंगतियों और विकृतियों से भरा पड़ा है उसको देखने को मिलता है। शहर में आधुनिकता की उपज इतना द्वंद और भीषण यथार्थ को लोग मार चुका है, वहाँ पे ये सब देखने को मिलता है। लेखक के पिताजी सुदूर गाँव में रहते थे, ग्रामीण परिवेश में उनकी जीवन शैली थी। शहर की आधुनिकता से वे बहुत ही कटे से रहते थे, अनभिज्ञ थे, उनको पता नहीं था कि शहर में इतने गंदे लोग भी होते हैं। यदि किसी भी कारणवश शहर जाते थे अगर, तो कार्य का संपादित होने के बाद तुरंत लौट आते थे, उनको शहर की संस्कृति बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, ठीक है। और एक बार वो कचहरी में जाते हैं, काम से जानते हैं,
तो सड़क की कठिनाइयों को नहीं, शहरों को जो रास्ते हैं उनको में उसमें भूल जाते हैं। सड़कों को भूल जाने के क्रम में क्या भटके हुए स्थान पर चले जाते हैं और उस स्थान पे के प्रति लोगों को भ्रम की स्थिति पैदा होती है कि ऐसा उनको भ्रम होता है। वेशभूषा चाल ढाल देख के भी लोगों को शक रहता है कि ये गलत आदमी है, ये आतंकवादी हो सकता है, ऐसे वैसे वर्णन की बातें होती है और उनको अपमानजनक प्रताड़नाएँ देती है और उनको खूब पिटाई उठाई रंग बिरंग की ताना बाना सब कुछ उनको सुनने को मिलता है। ये सब पहले तो स्टेट बैंक की एक शाखा में जाते हैं, वहाँ कर्मचारी उन्हें शराब, पागल और बाद में डकैती अपराधी समझ लेते हैं और उसकी जमकर पिटाई करते हैं। सबसे पहले वो बैंक में जाते हैं बेचारा किसी से कोई काम करने के लिए, कोई बैंक में कोई भांग खा के गए थे बेचारा, उनको दवाई खिला के गए तो उनको लोग कहता है कि शराबी है, पागल है, बाद में कहता है कि डकैत है, डाकू है, लूटने आया है बैंक को। लोग उसको डाकू समझ के खूब पीटते हैं वो लोग बैंक में। बताइए, वहाँ से उनके कागजात और रुपये छीन लेते हैं, जितने भी कागज वाज लेके जा रहे थे कोर्ट में को वो छीन लेते हैं, पैसा वैसा सब छीन लेते हैं उनका समझ गए। उसके बाद वहाँ से निकल कर जाते थे, पुलिस थाना में पहुँचते हैं, तो पुलिस थाना में पहुँचते तो कमीज तब उसके सब फटी पट्टी पैंट था, सब फाड़ दिया था सब लोग मार मार के। दरोगा भी देखता था, कहता ये पागल है, कहा है पागल है, वो भी समझ के उसको भी घसीट मार करे थाना में भी उसको बाहर, थाना से घसीट के बाहर कर देता है। वहाँ भी इतवाली कॉलोनी गए थे, धोती उस समय तक उतर चुकी थी, मतलब चड्डी बची हुई थी, सिर्फ सब कुछ उतर गया था, उसका चड्डी बचा हुआ था बेचारा का, धोती भी सब खोल दिया था उनका, पागल समझ के, डाकू समझ के, समझ रहे हैं। इसके बाद अतवाली कॉलोनी में जाते हैं तो नेशनल रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पे लोग सब पागल, उचक्का और चोर समझता है लोग वहाँ पे कि चड्डी पहन के चड्डी गैंग है, चड्डी गैंग का आदमी है। हाँ, निरुआ की तरह चड्डी गैंग समझ लेता है उसको, और उसको जो है ना बिना मतलब का खूब बढ़िया से तुलाई करना शुरू कर देता है। वहाँ पे जो देखता है वहाँ पे जो पीटता है, जो आता है सब हाथ सफाई करते रहता है उसके बेचारा पे। उसका कोई गलती नहीं था बेचारा का, गलती सिर्फ इतना ही था, कुछ सीधा साधा आदमी था, जल्दी बता नहीं पाता था किसी को कि हम कौन हैं। और दूसरी नंबर गलती ये थी कि बेचारा बहुत बुरा वाला था। तीसरी नंबर गलती ये थी कि उस बेचारा को भांग धतूरा का बीज पिला दिया गया था, उसमें भी उसकी कोई गलती नहीं है, वो तीर से बचने के लिए खाया था, बेचारा पिया था तो कहने का मतलब कुछ ना कुछ ऐसी घटना है वहाँ पर घटित होती है। और इस प्रकार से जब वो मोची के घर में जाता है, गाँव के बगल में रहता है मोची, उसके पास जाता है तो बेचारा वहाँ पर जाता है तो उसको पहचान लेता है, तो मतलब मोची रहता है जो मोती बनाता है, जूता उता पॉलिश करता है, उसके यहाँ जाता है तो बेचारा वहाँ जाता है, बस उसकी मृत्यु हो जाती है, वहाँ जाते ही मृत्यु हो जाती है, दम तोड़ लेता है बेचारा। इस प्रकार से स्टेट बैंक, पुलिस थाना कोतवाली, चाहे रेस्टोरेंट वाला, चाहे जो लोग हैं बैंक वाला, सब अपराधी डकैती समझ के उसको खूब पीटता है, निर्मम प्रहार करता है। और ऐसे चीज़ देखने को शहर में कई बार मिल जाते हैं, शहर में ऐसी चीज़ें कोई नई बात नहीं है, ये बहुत बार ऐसी होती है। और ये कहीं ना कहीं बताया जा रहा है, लेखक बता रहे हैं कि शहर की कितनी गंदी मानसिकता के लोग होते हैं, जो एक गांव के सीधे साधे भोले वाले इंसान को आतंकवादी करार देते हैं। इसलिए ज़्यादा सीधा साधा होना भी खतरनाक होता है। लेखक के पिता के साथ एक दिक्कत यह भी थी कि गांव एवं जंगल की पागंडियाँ उन्हें याद रहती थी, शहर की सड़कों को भूल जाते थे। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, आप क्या सोचते हैं, क्या सोचेंगे? बूढ़े आदमी थे, गांव में बचपना गुजरा, गांव के सिंपल आदमी, गांव के हर गली गली याद है, चप्पा चप्पा याद है, कौन गली किधर से मुड़ेगा। शहर में जाते थे बेचारा, कभी कभी जाते थे शहर में। बात ये नहीं थी, लेखक के पिताजी संपूर्ण जीवन गांव में बीता, सबसे पहली नंबर बात। ग्रामीण जीवन शैली में अभ्यस्त रहे, गांव में रहें, गांव में हेडमास्टर की पढ़ाई की, वहाँ पे बने, वहाँ पे बच्चों को पढ़ाई लिखाई, हेडमास्टर बने, गांव के मुखिया भी बने। शहर में कभी किसी कारण से जाना पड़ता था, कभी कभी जाते थे वो, और शहर से लगाव भी विशेष नहीं था कि जाके तो घूमे कर इधर उधर, है ना, काम से सीधे रास्ता पकड़ के गए, सीधे रास्ते काम हुआ, सीधे चले आते थे बेचारा, है ना। गाँव, लेखक के पिताजी गांव में रहते थे, स्वभावतः वो प्रकृति के प्रेमी थे, पहाड़, वन, नदी, झरना, प्रकृति, मूल धरोहर, ये सब देखने में उनको बड़ा मजा आता था। और शहर में उनको कोई देखने लायक चीज़ें मिलता ही नहीं था, इसलिए शहर में जाते थे और सीमित समय के लिए अदा करना जाकर भी चले आते थे। शहरी जीवन से भी उनका कोई लगाव नहीं था, अतः वे शहर की सड़कों पर ज़्यादा जानकार नहीं थे। शहर की सड़कों को प्रायः भूल जाते थे, जो जिसमें इंटरेस्टेड नहीं वो लोग भूल भी नहीं करेगा। और दूसरी नंबर याददाश्त भी उतना मजबूत हुई नहीं है, बुढ़ापा में आ चुके हैं। मनुष्य को जो व्यक्ति वस्तु प्रिय होता है उसके बारे में जानकारी रखता है, जो वस्तु प्रिय नहीं होता उसके बारे में जानकारी नहीं रखता आदमी। शहर के बारे में जानकारी रखते ही नहीं थे, वो रास्ता भटक जाया करते थे, जब जाते थे वहाँ पे तो बस कुछ टोया के किसी से पूछ के चले जाते थे, फिर काम किए, फिर टोया के पूछते चले आते थे। शहर से ज़्यादा लगाव नहीं था उनको, ना नाश्ता करना, ना कुछ करना, जब गए काम चुपचाप किए, फिर शाम तक घोड़े अब चले काम खत्म, वो भी अदा करा जाते थे। तो क्या पता चलेगा सड़क कहाँ पे है कि नहीं। अब है आपका प्रश्न, स्टेट बैंक के कैशियर अग्निहोत्री, नेपाली चौकीदार थापा, असिस्टेंट बैंक मैनेजर मेहता, तो थाने के SHO राघवेंद्र प्रताप सिंह का चरित्र चित्रण की, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बताना है आपको।
तो सबसे पहले हम बताएंगे कैशियर अग्निहोत्री के बारे में, जो बैंक के कैशियर थे उसके बारे में बताते हैं हमको, ठीक है। कैशियर अग्निहोत्री शहर के देशबंधु मार्ग में स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कैशियर थे। कैशियर कैश करने वाले, वे डरपोक चरित्र के व्यक्ति थे, इसीलिए वे गाया करते थे कि आए दिन बैंकों में लूट डकैती होती रहती है, इसीलिए उन्हें हर व्यक्ति लुटेरा करना अपने देखता था। जब कोई आदमी लुटेरा है कार्य ही मैं डरते थे, डरावते आदमी थे। बैंक के कैशियर थे, डरते थे बहुत थे। कोई को डर था कि कोनो पागल आदमी कैशियर आके हमको पिस्तौल धमाके सब कैश लूट ले जाएगा, डरावते आदमी थे। हर आदमी को देखते थे तो लुटेरा के नजर से देखते थे कि लुटेरा ना तो है का ही, है ना। ऐसे भी लिखा कि पिताजी आते जो जहाँ लट कहले तो देखिए डाकू लगे तो आँख लाल पील कहले समझ जाते हैं कि डाकू है। इस बात ये पता होता है कि जिस समय लेखक के पिताजी कैशियर के अग्निहोत्री के पास गए थे, कैशियर डर के मारे घंटी बजा दिया चुपचाप कि लुटेरा आ गया है। जैसे कि कैशियर के घंटी बजाने वाला होता है। तो बेचारा देखा कि वो ड्रेस पहन के आया, वो बेचारा कभी कुछ बोल ही नहीं रहा था। वो बेचारा आया था आराम, तभी गंभीर था बेचारा, इसे में नशा में था। बस पटाख देकर बजा दिया घंटी बजा दिया। उन्होंने ऐसे आया चौकीदार से बोला दे दाना मारना शुरू कर दिया कि लुटेरा लुटेरा डाकू बैंक लूटने आया, बैंक लूटने आया। बताइए, बेचारा अपना सफाई भी नहीं दे पा रहा था। ऊपर धतूरा के बीच पिला दिया था बेचारा के, बोला है पूरा। हंसी आ रही है और रोना भी आएगा इसमें, है ना, दोनों चीज आता है। हर व्यक्ति अपने असुरक्षा, अब वहाँ भी इतना आदमी था, सब असुरक्षा महसूस करने लगा। नेपाली चौकीदार थापा, इसके बारे में सुनिए आप क्या हुआ। वो आया थापा थप मारना शुरू कर दिया, नाम भी थापा था उसका। लेखक के पिताजी चौकीदार थापा जैसे घंटी बजाया ना वो कैशियर, तो थापा आया सीधे दबोच लिया उसको। अपना बॉडी का जितना रुतबा था, जितना दिन से बंद हाथ में जकड़ी लगल था, सब साफ कर दिया वही लेके। चौकीदार जितना सोचा कि कहिया पर मुर्गा मारने के मिला है रियल डाकू से तो पकड़ाएगा नहीं, रियल डाकू तो पकड़ाएगा, पिस्तौल लेके आएगा। तो निर्दोष आदमी था, कुछ देखा ना कुछ हो, बस टूट पड़ा उस पर, पीठ समझा ना सोचा कुछ, बस मारना शुरू किया दमादम। अब इससे पता चलता आता है कि ये जो था ना चौकीदार एकदम लुच्चेपन का प्रतीक है, लुच्चा आदमी था ये। छोटा जानबो नहीं किया, पूछबो नहीं किया कि कौन है, कैसे है, कहाँ से, कुछ पूछने का मौका ही नहीं दिया, बोलने का मौका नहीं दिया, मारते मारते उसका मुँह बंद कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर जो थे मेहता, उसके बारे में सुनिए। मेहता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर के पद पे थे। मैनेजर मेहता थोड़ी सूझबूझ वाले व्यक्ति थे, ठीक है, क्योंकि जब पिताजी को मारा पीटा जा रहा था तो वो मेहता दरिया दिली दिखाते हुए तलाशी लेकर बाहर निकालने को कहा कि तलाशी लेकर इसका तलाशी लेकर पेट्रोल नहीं, चाकू को नहीं, तो तलाशी लेकर बाहर कर दो इसको भाई बोले। तो थोड़ा ठीक ठाक आदमी था बेचारा, वो उतना मारने पीटे पर मार पीट रहा था, कहा कि छोड़ो उसको, पहले तलाशी तो ले लो भाई, तलाशी लो पहले इसका कथी है कथी नहीं है, पहले मारने पीट रहे हो। तो तलाशी लिया था, कुछ नहीं मिला, फिर बेचारा का जितना कागज खोज था सब छीन लिया, सब बाहर फेंक दो गाड़ी, तो जाकर उन्हें रोड पर फेंक दिया, ठीक है। तब तक उसका बुरा हाल कर दिया था। उसके बाद देखिए थानेदार के SHO राघवेंद्र प्रताप सिंह को देखिए, वो क्या व्यक्ति थे। राघवेंद्र प्रताप सिंह शहर के थाने में HHO थे, मतलब कोई उसी थानेदार के पद पर थे। उसने भोजन पसंदगी से तो यह लगता था कि वो कड़वे चीज़ों को नापसंद करते थे, परंतु उनकी पत्नी द्वारा 13 साल के रहने के बावजूद भी पत्नी को राघवेंद्र प्रताप सिंह के भोजन का स्वाद का पता नहीं चलता था। मतलब उनकी पत्नी हमेशा कड़वा खाना बना के बेचती थी, तीखा उखा, और उनको तीखा पसंद नहीं था, ठीक है। इसका अर्थ हुए थे कि राघवेंद्र प्रसाद विभिन्न स्वाद के आकांक्षी व्यक्ति थे, मतलब स्वाद वाले व्यक्ति थे, खूब खाने में चटोर थे, ठीक है। दूसरे अर्थ में वह ध्वनित होता है कि वे अपने जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाते थे। करेले की वजह से उनका मूड ऑफ हो जाता है और वह गैर जिम्मेदाराना व्यक्तित्व बन जाते हैं। करेले की सब्जी उस दिन आया था बेचारा, पहले करेला का सब्जी खाया, तीखा देखा, उसे कड़वा चीज़ खा कर मन कड़वा था, वो बेचारा वो आया देखा पटा चिटा पहने, वो कड़वा खेले था, मस्त देख कर दमादम वो पीना शुरू कर दिया। वो सोचा कि पागले है मतलब बेचारा के मूड ऑफ था, पत्नी ऑफ की थी और उसका गुस्सा निकाल रहा था बेचारा, तो उसको भी वो भी समझिए कैसे ने पागल सनकी टाइप का आदमी था वो भी, समझिए। तो उसमें आप देख रहे हैं जितने भी कैरेक्टर मिले सब 13-22 थे। सबसे बड़का डरावो तो कैशियर था जो डरा के उसको पिटवा देता, और थापा अभी समझता नहीं है, दरिद्राव में पिटना शुरू कर देता। तो सारे के सारे कैरेक्टर जो है ना कैरेक्टर लेस थे इसमें कोई डाउट नहीं। एक मैनेजर का ठीक निकले ना था बेचारा, सब उचने थे। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। लेखक के पिता अपना परिचय हमेशा देते थे क्या, राम स्वास्थ्य प्रसाद, एक्स स्कूल हेड मास्टर एंड विलेज हेड ऑफ द वेकली। अपना एड्रेस बताते, जब उसने पूछते कि आप कौन हैं
तो बड़े गर्व के साथ कहते थे, क्या कहते थे, राम स्वार्थ प्रसाद एक्स स्कूल हेड मास्टर एंड विलेज हेड ऑफ बेकली, मतलब कि बेकली गांव का प्रधान मुखिया मैं राम प्रसाद। बड़े शौक से बोलते थे, उनको लगता था कि मेरा इज्जत सम्मान कितना दिया जाता है, मगर शहर में वैसे लोगों को क्या कदर होता है समझ रहे हैं। एक ग्रामीण, देखिए इन वाक्यों से क्या लगता है कि एक ग्रामीण संवेदना के व्यक्ति वातावरण में गांव में कितना सुरक्षित रहते हैं और शहर में जाकर कितना असुरक्षित हो जाते हैं। शहर का अजनबीपन, कुंठा, संतरतनाएं, आधुनिकता की बौखलाहट, नई पीढ़ी की जल्दीबाजी के कारण हो गया बेचारा, कुछ सुना नहीं समझा बस मारना शुरू कर दिया। शहर की संवेदनहीनता, संकुचन दृष्टि और व्यक्तित्ववादिता जैसी प्रवृत्ति, कामावेश में आकर व्यक्ति अस्तित्व की पहचान नहीं कर पाते कि किस व्यक्ति का कैसा व्यक्ति है। जो एक से हेडमास्टर रह चुका है, बच्चों को शिक्षा दिया है, जो गांव का मुखिया रह चुका है, ऐसे व्यक्ति तो नहीं होंगे, बहुत ही कैरेक्टरवान व्यक्ति होंगे, कैरेक्टर वाला व्यक्ति होंगे। लोग तो कैरेक्टर को समझा ना सूझा, अपन कैरेक्टरलेस दिखा दिया वहाँ पे कि हम कैरेक्टरलेस हैं और खूब उसको दिखाया। अतः पिताजी के अस्तित्व की पहचान करने के लिए पिताजी हमेशा गांव का परिचय दिया करते थे, बताया करते थे कि हम लोग ऐसे व्यक्ति हैं, शिक्षित व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति है भाई, मगर कि वहाँ पास सुनने वाला कोई नहीं था और ऐसे लोगों को वहाँ पे शहर में कोई कदर नहीं किया जाता है। ठीक है, अभी भी आप गाँव के बड़े जमींदार और मुखिया है ना, तो वहाँ पे जाके कुछ नहीं करिएगा। गाँव आप कहिए कि हम गाँव हमारे गाँव का मुखिया था, मुखिया तो भाग और फुट यहाँ पे गांव में लोग इज्जत करेगा मुखिया जी प्रणाम, वहाँ पे कोई थोड़ी इज्जत करेगा, वहाँ चपरासी की इज्जत करेगा नहीं, वहाँ अपना सब अपने आप में रजा रहता है, अपना काम में रहता है, दिखाने के लिए रहता है। तो ये होता है, समझ रहे हैं। गांव का रुतबा शहर में नहीं चलेगा, ठीक है जाने। अब गांव के बड़के बड़के जमींदार हैं, शहर में जाके कुछ नहीं कर पाइएगा। शहर में यहाँ पे कहिएगा 1 कट्ठा जमीन खरीद पार लगता पूरा मुझे मुखिया बेचे समझ रहे हैं। 1 कट्ठा जमीन यहाँ पे मतलब नहीं, आप उससे वैल्यू नहीं करता है वहाँ पे लोग, धनी मनी यहाँ के लोग जाएगा ना वहाँ पे तो कोई वैल्यू नहीं करता है। आपके पास पैसा है तो होटल में जाकर रहिए, बस उतनी वैल्यू है, आपका कुछ वैल्यू नहीं करेगा, कोई आदमी एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं करेगा वहाँ पे शहर में, क्योंकि शहर में सब करोड़पति घूम रहा है रोड पर रोड पर जितने लोग घूम रहे हैं सब करोड़पति अरबपति सब घूम रहे हैं आराम से। आज जो गाँव के लोग गए हैं कमाने तो वो लोग गाँव के लोग भी वहाँ पे शहर के लोगों की चापलूसी करते हैं, वो भी अपना अपना नहीं दिखाते हैं, समझे। हालांकि ऐसे शहर में सब जगह माहौल नहीं होता है, सब जगह बराबर तो नहीं होता है, कहीं कहीं पे अलग होता है। अगला क्वेश्चन क्या देखिए 12 नंबर। हालांकि थान कहता है कि अब तो यह तय हो गया कि तीज की जहर से कोई नहीं बच सकता है। ठीक 24 घंटे बाद उसकी करिश्मा दिखाया और पिताजी की मृत्यु हो गई। इस अवतरण से क्या अभिप्राय है? ठीक है, तीज काटा था रात को, दिन में काटा, रात में बेचारा रहा, सुबह में आया, सुबह में उसकी मृत्यु हो गई। तीज ने ऐसा काटा कि लोग सच्ची में मार दिया उसको। तीज ने नहीं मारा मतलब लोगों ने मार दिया, मतलब तीज से भी खतरनाक लोग होते हैं। लेखक के दोस्त थानू जो थे ना, पिता की मृत्यु के कारण बताते स्पष्ट नहीं होने के कारण प्रचलित विश्वास के तीज के जहर के बारे में बच नहीं सकता। और उसके थान है कि थानू है, थानू है कि थान है, थान। तो ये बता रहे हैं मारे जाते हैं वहाँ पे, और किस प्रकार से बताते हैं उसकी मरने की पुष्टि कर देते हैं कि सही में अब हमको विश्वास हो गया कि 30 जब काट लेगा तो आदमी जिंदा नहीं रहेगा, मरना फिक्स है। 24 घंटा के अंदर बेचारा को मारा गया। आखिर तिरछे मारा नहीं, इसको पुष्टि कर रहे हैं कि तिरछे मारा, हालांकि तिरछे नहीं मारा, तो उसको इंसानों ने मारा था। इस तरह से समय के टकराव से एक समस्या 2-3 प्रकार के सत्य को बता रहा है, यहाँ पे आभास हो रहा है। हम लोगों को भी सत्य में समझ में नहीं आ रहा है कि पिताजी किसको मारा था। पिताजी को तिरछ काटने से मर गया कि पिताजी उसको क्या कहते हैं, उसको धतूरा के बीज खाने से मर गए, कि लोगों को मारने से मर गए, समझ में नहीं आ रहा है। मन समझ में नहीं आ रहा है लोगों को किसके है ना। तो सीधी बात है कि लेखक ये बताना चाह रहे हैं कि तिरछ ही लोग हैं, वो खतरनाक लोग हैं। हाँ, वही तिरछ नाम का लोग ही है हुआ, उसका कभी लेखक खुल के नहीं बता रहे हैं, मैं कहना वही चाह रहे हैं कि लोग ही तिरछ की तरह। लेखक को अब तिरछ का सपना नहीं आता, क्यों? प्रश्न है क्या है, लास्ट प्रश्न नहीं। लेखक को अब तिरछ का सपना नहीं आता क्योंकि अब देखिए लेखक को सपना सत्य प्रतीत होने लगा, सत्य हो गया। अब जब आदमी सत्य होता तो सपना नहीं आता है, जब आंख खोल कर ही दिमाग में आ रहा है सब बातें, तो अब वो सपना पूरा हो चुका है। लेखक देख चुका है कि किस प्रकार से हमारे पिता को मारा गया, किस प्रकार से जलाया गया, किस प्रकार से उसको हम दाह संस्कार करके आए हैं। अब जो है लेखक को सपने नहीं आते हैं, क्योंकि समझ चुके हैं कि संसार में 30 से भी खतरनाक लोग है। वो सपना जो देखते थे वो कम है, और उससे ज़्यादा खतरनाक लोग सभी धरती पे हैं और हमारे आसपास ही हैं।
ठीक है, इसे बच के चलना पड़ेगा। तिरिच जब भी दिखाई दे तो उसे नजरें मत मिलाइएगा, कहीं धरती के किसी कोना में जाइएगा